better than a ceasefire? What are you looking for here? An end, a real end, not a ceasefire. An end. So something that would be permanent. Yeah, or giving up entirely. That's that okay too. Are you close there? Is that possible in the next 24 Why not? hours? Certainly possible. Complete give up. That's possible. Yeah. नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो मुख्य चीजों के ऊपर। एक, इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग शुरू हो गई है उसके ऊपर, और दूसरी चीज नरेंद्र मोदी जी जो G7 समिट में जाने वाले हैं और वहां पर जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसके बारे में। इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग चल रही है उसके बारे में आपने बहुत सारी चीजें सुन ली होंगी ऑलरेडी, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में हम काफी लंबे समय से बात करते आ रहे हैं, वो शायद आपको कहीं ना सुनने मिले। तो उसके लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसी खबरें मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है कि पिछले 2 दिनों से ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है इजराइल ने, जिसके अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले ईरान के ऊपर हमला बोल दिया। 200 फाइटर जेट्स लेकर गए थे वो ईरान, और ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिलिट्री बेसिस थे उसके ऊपर उन लोगों ने हमला किया। और बातें ये बताई जा रही थी कि ईरान में जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है और जो प्रोसेस है उसमें इस लेवल का यूरेनियम एनरिचमेंट हो चुका है कि वो आने वाले 15 दिनों से 1 महीने के अंदर ही न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना सकता है। तो उसी को साइड करते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को आधार बनाते हुए इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया और यूएसए भी उसके सपोर्ट में आ गया। लेकिन क्या ये ऑल ऑफ अ सडन हुआ? जो साइट्स वहां पर टारगेटेड प्रिसीजन स्ट्राइक से, टारगेटेड अटैक थ्रू उड़ा दी गई, खत्म कर दी गई, जिसमें ईरान का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स, इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर्स, ईरान की ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी का जो ऑफिस था, हेडक्वार्टर्स था, उसको, फिर उसकी जो न्यूक्लियर साइट से यूरेनियम एनरिचमेंट साइट्स जो थी, हार्ड वाटर प्लांट्स जो थे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो थे, मिसाइल बेसिस जो थे, इन सभी जगहों को स्पेसिफिक टारगेट करके उड़ा दिया गया है। क्या ये ऑल ऑफ अ सडन पॉसिबल था, आउट ऑफ द ब्लू? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं पर वेकेशन पर जाना है आपके परिवार को लेकर, तो क्या आप आज रात को सडनली सोचेंगे और कल सुबह उठकर निकल जा पाएंगे? अगर वो भी पॉसिबल नहीं होता है विद इन 12 to 24 आवर्स, तो ये जो स्ट्राइक्स हैं और ये जो प्रिसीजन से उसको मारा गया है, मारा जा रहा है अभी भी अंडर ऑपरेशन राइजिंग लायन, वो किस तरह से पॉसिबल हो सकता है? उसके लिए हमने ऑलरेडी नवंबर 2023 में, यानी कि अक्टूबर 7 के हमास हमले के कुछ ही समय के बाद, कुछ ही महीनों के बाद, हमने सबसे पहले ये हिंट दी थी कि यूएसए ईरान के साथ युद्ध पर जाने वाला है। उसके लिए पूर्व भूमिकाएं तैयार की जा रही हैं। अब यूएसए, इजराइल, ये सब लॉन्ग गेम्स के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह से चाइना भी है, ईरान भी है, ये सब लॉन्ग गेम्स के लिए जाने जाते हैं। वो लोग शॉर्ट में खत्म नहीं कर देते हैं ऑल ऑफ अ सडन, पाकिस्तान की तरह हमला करके बाद में बैठ नहीं जाते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू, एनीथिंग एल्स टू रिस्पॉन्ड विद व्हेन द अदर पार्टी, द ऑपोजिशन अटैक्स देम। तो उन लोगों के पास वो प्लान्स नहीं होते हैं। लेकिन यूएसए, इजराइल, ईरान, ये सब कंट्रीज का सिनेरियो एकदम ही अलग है। उन लोगों के प्लान्स काफी लंबे समय से चल रहे थे। आईएईए की भी नजर कॉन्स्टेंटली ईरान के जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स हैं उनके ऊपर बनी हुई थी। हमने दिसंबर 28, 2023 को, टू बी एग्जैक्ट दिसंबर 28, 2023 को वीडियो शेयर किया था, जिसमें हमने ये बताया था कि ईरान के जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं उसमें इस लेवल का ऑलरेडी यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है जिससे वॉरहेड्स बनाए जा सके। ये हमने अपने मन से नहीं, बल्कि आईएईए यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन की रिपोर्ट थी दिसंबर 2023 की, उसको साइट करके ये वीडियो बनाया था और इसको इस चैनल पर शेयर किया था। लेकिन शायद उसको डबल डिजिट में भी व्यू नहीं मिले, खैर दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उस समय से हम कहते आए हैं कि यूएसए ईरान के ऊपर हमला करने का प्लान कर रहा है और वो इजराइल के कंधे पर बंदूक रख के फोड़ने वाला है।
अब ऐसा हमने सिर्फ एक वीडियो नहीं बनाया था, हमने मिनिमम 3 ऐसे वीडियोस बनाए थे। डेट्स के साथ अगर बताएं तो सबसे पहला वीडियो था नवंबर 8 2023, यानी कि अक्टूबर 7 हमास हमले के ठीक 1 महीने के बाद। दूसरा वीडियो था जनवरी 30 2024 का। तीसरा वीडियो था अप्रैल 7 2024 का, यानी कि आज से 1-1.5 साल पहले हमने ऑलरेडी इसकी बात करना शुरू कर दिया था कि यूएसए ईरान के ऊपर वाया इजराइल हमला करने वाला है। अब अभी तक जो सिनेरियोस क्रिएट हुए हैं इजराइल और ईरान के बीच में मिडिल ईस्ट में, वो सिर्फ एक पृष्ठभूमि है जो तैयार की जा रही है, एक बेस है जो तैयार किया जा रहा है यूएसए को एंटर होने के लिए। अब ऐसा इतने कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग क्यों कह रहे हैं कि यूएसए वहां पर एंटर होगा, अब किस रीजन से यूएस करना चाहता है उसके ऊपर भी आएंगे, उसके बारे में भी हमने आगे के वीडियोस में डिस्कस किया है, वो जो 1.5 साल पहले से हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं उन वीडियोस में, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसका संक्षिप्त दे देंगे। तो यूएसए यहाँ पर ईरान के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है, इसके बारे में ट्रंप ने तो आज हिंट दी ही है, जहां पर उसने स्पष्ट रूप से बताया कि G7 समिट में आधा उसको छोड़कर वापस यूएस आने के पीछे का रीजन ये है कि वो कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा है और ईरान के साथ सीज फायर डील करने के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है। दे आर लुकिंग एट द एंड, द रियल एंड, यानी कि हेड ऑफ द स्नेक, दे आर गोइंग आफ्टर द हेड ऑफ द स्नेक। अब ये जो हेड ऑफ द स्नेक है उसकी बात उन लोगों ने नहीं कही, इसकी बात इजरायलियों ने पिछले काफी लंबे समय से की है। तो हेड ऑफ द स्नेक कौन है? हु इज हेडिंग हुथीज, हमास, हिजबुल्लाह? इट इज ईरान, IRGC एंड आयतुल्लाह खोमेनी। नेतन्याहू ने रिसेंट में जो बयान दिए हैं पिछले 1-2 दिनों में, उसमें ऑलरेडी इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि वो खोमेनी के पीछे जा रहे हैं, वो सुप्रीम लीडर के, ईरान के सुप्रीम लीडर के पीछे जा रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू हंट हिम डाउन। तभी जाके ये युद्ध खत्म होगा, ऐसा पीएम नेतन्याहू ने ऑलरेडी स्पष्ट रूप से कह दिया है। अब आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये हिंट दी है G7 समिट से वापस लौटने के बाद कि दे आर लुकिंग एट द एंड, द रियल एंड, नॉट द सीज फायर। रियल एंड मतलब सिर्फ यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट जो है उसको रोकना ही नहीं, वेपन्स जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनको बनाने से अटकाना ही नहीं, बल्कि अली खमेनी की जो रिजीम है उसको खत्म करने में ये लोग लगे हुए हैं। और वहां पर यूएसए एक ऐसे व्यक्ति को बिठाएगा जिस तरह से यूक्रेन में जेलेंस्की को बिठाया है, जिस तरह से मोहम्मद यूनुस को बिठाया है, उसी तरह से वहां पर एक ऐसे व्यक्ति को बिठाएगा जो कि यूएसए के कंट्रोल में है। ऐसा व्यक्ति कौन है? तो वो है किंग पहलवी का जो सन है रेजा पहलवी, जो कि हाल में जिंदा है, उसको वापस इंस्टॉल करने के लिए ये पूरा प्रयास चल रहा है, ये पूरा प्लानिंग और ऑपरेशंस चल रहे हैं, ताकि ईरान में जहां पर पूरी दुनिया के ऑयल रिजर्व्स का 10% ऑयल रिजर्व है। अब ये बात हम सभी को स्पष्ट होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी अगर ऑयल रिजर्व है तो वहां पर यूएसए विदाउट फेल जाएगा और इसी प्रकार के ऑपरेशंस करेगा जो उसने सद्दाम हुसैन के साथ किए हैं, इराक में किए हैं, लीबिया में किए हैं या फिर अन्य जगहों पर उसने किए हैं। उसी प्रकार के ऑपरेशंस वो पूरी दुनिया में उन सभी जगहों पर करेगा जहां पर बड़ी मात्रा में ऑयल रिजर्व्स उपलब्ध है। साथ ही में स्ट्रेटेजिकली भी ईरान बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सेंट्रल एशिया से भी कनेक्ट करता है, साउथ एशिया से भी कनेक्ट करता है, वो मिडिल ईस्ट से भी कनेक्ट करता है। तो उसी प्रकार से ईरान ज्योग्राफिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, बहुत ही बड़ा भी है। तो उसी के चलते वहां पर अगर उन लोगों के पपेट को अगर बिठा दिया जाए तो यूएसए के जो भी पर्पसेस हैं वो इजीली सर्व हो सकते हैं। तो ये जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है वो सिर्फ ईरान को डीन्यूक्लियराइज करने का ही नहीं, वो तो है ही, इट इज अ लेजिटिमेट कॉज, क्योंकि कोई भी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी रेडिकल कंट्री, चाहे वो पाकिस्तान हो या ईरान हो, उसके पास न्यूक्स नहीं होने चाहिए, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो सिर्फ अपने पड़ोसियों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत सारी गुस्ताखियां कर रहा है जिसके चलते भारत ने सीधे सीधे उनके जो न्यूक्स के स्टोरेज फैसिलिटीज हैं उनको मारा और उनको
समझाया थ्रू ऑपरेशन सिंदूर कि अगर तुमने ये गुस्ताखी की, गलती से भी सोचा इसके बारे में, तो परिणाम तुमको ही भुगतने पड़ेंगे। भारत का जो भी नुकसान हुआ हो युद्ध में होता ही है, उसी तरह से इजराइल का जो भी नुकसान हुआ है होना ही है, यूएसए का भी नुकसान होगा। अब ये क्यों कह रहे हैं, तो ऑलरेडी वहां पर यूएसएस कार्ल विंसन एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है पर्शियन गल्फ के पास। साथ ही में यूएसएस निमिट्स, जो कि यूएस नेवी का सबसे पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, जिसके ऊपर कई सारे फाइटर जेट्स हैं, उसके साथ डिस्ट्रॉयर्स चलते हैं, उसके साथ कॉर्वेट्स चलती है, उसके साथ अन्य कई सारे जहाज और सबमरीन्स चलते हैं, जिसको यूज करके ईरान को दूसरी तरफ से भी स्ट्राइक किया जा सकता है। तो यूएसएस निमिट्स भी अपने रास्ते पर है, ऑन द वे है। इट इज मूविंग फ्रॉम ताइवान वेरी रैपिडली टॉवर्ड्स अरेबियन सी, टॉवर्ड्स ईरान एज इट सीम्स। तो यूएसए पूरी तरह से ईरान को घेरे हुए है, उसके मिलिट्री बेसेस भी आसपास में कई सारी जगहों पर है ईरान के आसपास, साथ ही में पर्शियन गल्फ में भी वो उसको घेरने की कोशिश कर रहा है और घेरेगा भी। दूसरी तरफ से इजराइल के थ्रू भी, फाइटर जेट्स के थ्रू और साथ ही में मिसाइल्स के थ्रू ईरान के ऊपर कॉन्स्टेंटली हमले हो रहे हैं, लेकिन ये उतना आसान नहीं होने वाला है। रीजन बीइंग, ईरान इज नॉट अ स्मॉल कंट्री and it is not a small power. It is a civilizational state like India. उसकी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, वहां पर इस्लाम रिसेंट में आया होगा कुछ हजार साल पहले, लेकिन उसके पहले पर्शियंस थे, उसके पहले भी कई सारे एम्पायर्स वहां पर हुए हैं। तो ईरान हैज सर्वाइव्ड दीज काइंड ऑफ वॉर्स, दीज काइंड ऑफ बैटल्स। तो ईरान सर्वाइव करेगा, लेकिन अली खमेनी का क्या होगा, और साथ ही में उसकी जो प्राइवेट आर्मी है, जैसे चाइना में सीसीपी की पर्सनल आर्मी है पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि चाइनीज आर्मी नहीं है, उसी तरह से यहां पर आईआरजीसी अली खमेनी की आर्मी है, ना कि इरानियन आर्मी। तो आईआरजीसी और अली खमेनी का क्या होगा, ये देखने की बात होगी। उसको हंट करने के लिए, उन लोगों को खत्म करने के लिए, ये पूरी जो हाल में इरानियन रिजीम है उसको खत्म करने में वो लोग लगे हैं, तो उसके ऊपर उनका फोकस है। और यूएसए भी इसमें कूदेगा, जिसके बारे में हम पिछले 1.5 साल से बात कर रहे हैं। इनफैक्ट ये यूएसए का ही प्लान है, और इसमें आने वाले समय अगर ईरान के टुकड़े हो जाए, ईरान 2 भागों में बट जाए, जहां पर एक भाग पर्शियन पोर्शन जो है वो रहे, साथ ही में सिस्तान बलूचिस्तान का जो विस्तार है वो आजाद हो जाए, और हो सके तो मे बी पॉसिबल कुर्दिस्तान का जो विस्तार है नॉर्दर्न ईरान में, वो अगर फ्री हो जाए, तो कोई भी चौंकने वाली बात नहीं होनी चाहिए। पूरी ज्योग्राफी चेंज हो रही है, और इसके बारे में भी हम पिछले 1-1.5 साल से कॉन्स्टेंटली बताते आ रहे हैं। जो यूएसए का प्लान है पीएनएसी के मैप के थ्रू, उसको बार बार हमने साइट किया है। अगर आपने वो मैप नहीं देखा तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूएसए ने काफी समय पहले ही ऑलरेडी इस एरिया को, जिसमें पाकिस्तान हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे ईरान हो, इन सभी एरियाज को रीड्रॉ करने का प्लान ऑलरेडी बना लिया है, और उसी प्लान का एक हिस्सा है ईरान के ऊपर हमला। साथ ही में अगर ईरान के ऊपर हमला होता है, अगर ईरान की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं जिसके ऊपर स्ट्राइक हो रही है, वो अगर खत्म होती है, उसको अगर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो चाइना को सबसे ज्यादा सप्लाई जाता है ईरानियन ऑयल का, तो उससे चाइना को भी बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रभावित किया जा सकता है। अगर भारत की बात करें तो भारत ने ऑलरेडी अन्य ऑप्शंस ढूंढ रखे हैं, चाहे वो मोजाम्बिक में हो, चाहे वो वेनेजुएला में हो, चाहे वो रशियन ऑयल हो। तो भारत ने ऑलरेडी ऑप्शंस ढूंढ रखे हैं और उसके ऊपर वर्क ऑलरेडी चल रहा है। भारत काफी लंबे समय से रशियन ऑयल परचेज कर रहा है, जैसे कि हम सभी को पता है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में से भी ऑयल परचेज भारत करेगा, उसके लिए भी वर्क ऑलरेडी चल रहा है। तो भारत को उतना इफेक्ट नहीं होने वाला है। भारत में जो तेल आ रहा है उसके प्राइसेस थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं, लेकिन उतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना चाइना को आने वाला है।
तो उसी के चलते ईरान के जरिए चाइना को भी प्रभावित किया जाएगा और ईरान की जो हाल की रिजीम है, जो आयतुल्ला खोमेनी की रिजीम है और उसकी जो पर्सनल आर्मी है IRGC, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उनको भी खत्म करने का प्रयास हो रहा है अंडर ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो ये है पूरी कहानी, जिसमें सिर्फ एक रीजन नहीं है, सिर्फ डीन्यूक्लियराइजेशन की ही बात नहीं है ईरान की, बल्कि बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं, जिसमें बॉल्कनाइजेशन ऑफ ईरान आ जाता है, जिसमें चाइना के ऑयल सप्लाई को तोड़ने की बात आ जाती है, जिसमें इस एरिया की ज्योग्राफी को बदलने की बात आ जाती है, और साथ ही में USA के पर्सनल इंटरेस्ट आ जाते हैं। तो ऐसे कई सारे ऐसे इंटरेस्ट हैं जो यहाँ पर एक साथ जुड़े हैं, अलाइन हो गए हैं, और उसमें जैसे कि हमने आगे भी कहा था कि ये पूरा प्लान USA का है, US डीप स्टेट का है, जो वो काफी लंबे समय से करने का प्लान कर रहा था। और ट्रंप एग्जैक्टली यही बात काफी लंबे समय से बोल रहा है। जहां पर डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के अगेंस्ट है, वहीं पर यही डोनाल्ड ट्रंप है जो काफी लंबे समय से ईरान को बॉम्ब करने की भी बात बोलते आया है, प्रेसिडेंट बनने से पहले भी। तो ये ईरान का जो युद्ध है उसमें USA की जो एंट्री है वो ज्यादा चौंकाने वाली नहीं होनी चाहिए, और जो भी निष्कर्ष निकल के आएगा जिसमें USA को भी बहुत सारा नुकसान भुगतना पड़ेगा विदाउट फेल फॉर श्योर, क्योंकि ईरान विल नॉट गो डाउन, अली खमेनी विल नॉट गो डाउन सो इजी। उन लोगों के पास बहुत सारे रिजर्व्स ऑलरेडी है, और ये भी बताया जा रहा है कि अभी तक IRGC ने अपने जो लेटेस्ट वेपन है वो अभी तक निकाले भी नहीं है, जैसे कि फतेह 2। ऐसे कई सारे उन लोगों के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और अन्य ड्रोन्स और वेपन्स उपलब्ध हैं जो उन लोगों ने अभी यूज भी नहीं किए, तो वो अभी भी बाकी हैं। ड्रोन बोट्स भी हैं जो नेवी को काउंटर करने में भी काफी कारगर साबित होंगी, जो हुतीज के पास है। तो ये पूरा जो खेल हो रहा है हाल में मिडल ईस्ट में, खास करके जो ईरान के बैटलफील्ड में, वो काफी ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आने वाले समय में और भी तनाव बढ़ने वाला है। लेकिन भारत के लिए ज्यादा इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि हाल की जो भारत की सरकार है उन्होंने काफी अच्छे स्टेप्स लिए हैं एज प्रिकॉशन, तो उसकी वजह से भारत को ज्यादा इफेक्ट होगी जरूर, लेकिन बहुत ही कम होगी। तो इसी के चलते आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से डेवलपमेंट्स होते हैं। USA इस वॉर में कूदने वाला है, लेकिन क्या ईरान के सपोर्ट में रशिया आएगा या चाइना आएगा? फिजिकली रशिया के पास पॉसिबिलिटी नहीं है, बैंडविड्थ नहीं है, तो वो डायरेक्टली ईरान को फिजिकली सपोर्ट नहीं कर सकता है। हाँ, कुछ वेपन जरूर बेच पाएगा। चाइना, इट इज नॉट रियली दैट ब्रेव कि वो अपने सोल्जर्स को यहाँ भेजे ऑन बिहाफ ऑफ इरानियंस लड़ने के लिए। दे आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, दे आर नॉट बैटल हार्डन्ड लाइक इरानियन आर्मी और इंडियन आर्मी और इवन पाकिस्तानी आर्मी फॉर दैट मैटर। दे आर नॉट बैटल हार्डन्ड। चाइनीज आर्मी की हम बात कर रहे हैं, तो PLA अपने लोगों को नहीं भेजेगा वहां पर। तो ईरान को ये युद्ध इन मैक्सिमम केसेस खुद से ही लड़ना है। वहां पर उसको मोरल सपोर्ट मिल सकता है, वेपन्स मिल सकते हैं एट मैक्स, लेकिन फिजिकली उसके बिहाफ पर लड़ने के लिए कोई भी आए, ये चांसेस हमको कम दिख रहे हैं। उसके सामने इजराइल को सपोर्ट करते हुए ऑलरेडी ब्रिटिश ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि वो लोग भी ईरान को दूसरी तरफ से घेरने के लिए तैयार हैं। फ्रॉम द अदर साइड, फ्रॉम इराक साइड, यहाँ पर इंडियन ओशन रीजन में से खास करके पर्शियन गल्फ की साइड से US नेवी भी तैनात है, और अन्य कई सारे देश हैं जो इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए भी खड़े होंगे, जिसमें जॉर्डन ने ऑलरेडी इरानियन मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया है ताकि वो इजराइल के ऊपर जाकर ना गिर पाए। तो इसी प्रकार से इजराइल का जो पूरा ग्रुप है, सपोर्ट ग्रुप है, जिसमें मेन प्लेयर है USA, वो ऑलरेडी कूद गया है, और साथ ही में अन्य कई सारे प्लेयर्स हैं जो मिलकर ईरान को तबाह करने वाले हैं, और अली खमेनी और IRGC की जो रिजीम है उसका अंत करने का पूरा प्रयास करने वाले हैं। ईरान के अंदर से आवाजें उठ रही है, लेकिन दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग। वो लोग खमेनी की रिजीम से खुश नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाल की जो ईरान की रिजीम है उससे खुश नहीं है। जो ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, जो भी प्रताड़ना है वहां पर उनके लोगों को दी जा रही है,
उससे खुश नहीं है, लेकिन उनके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आईआरजीसी को और खमैनी को ओवरथ्रो कर पाए। लेकिन यूएसए और इजराइल और ये पूरा जो ग्रुप है वो अगर साथ में मिल जाता है और अगर खमैनी को वहां से हटाता है, आईआरजीसी के पूरे चेन को खत्म करता है, तो पॉसिबल है कि रिजीम चेंज हो और रेजा पहलवी को वहां पर सत्ता में बिठाया जाए, जो कि यूएसए का पपेट होगा। उसके आने के बाद भारत के लिए ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस नहीं होंगी, क्योंकि कश्मीर में वो पाकिस्तान के फेवर में खड़ा था, तो भारत के लिए कंडीशंस ज्यादा फेवरेबल नहीं होने वाली हैं इफ रेजा पहलवी गेट्स इनटू पावर। बट एनी हाउ दैट इज द लीस्ट ऑफ आवर कंसर्न्स। पाकिस्तान को कंट्रोल में करना है, उसको कंटेन करना है, वो भारत का फोकस है। और साथ ही में चाइना को ओवर पावर करना है, वो भारत का फोकस है। तो ये चीजें हैं जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। हाल में ईरान इफेक्ट करेगा, लेकिन उतनी इफेक्ट नहीं होगी भारत को। लेकिन ईरान कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा आने वाले 1 से 3 या 4 महीनों के अंदर। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। ये सब जो पहलू थे पीएनएसी मैप से रिलेटेड, ईरान का जो ऑयल रिजर्व है उससे रिलेटेड, चाइना से रिलेटेड, क्या ये आप लोगों को पता थे? ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। बात करते हैं दूसरी खबर, नरेंद्र मोदी जी की जो कनाडा विजिट है उसके बारे में। तो हमने आगे भी कहा है कि ये जो G7 समिट हुआ है उसमें मार्क कार्नी ने नरेंद्र मोदी जी को बुलाया जरूर है, लेकिन वो पहले नहीं चाहता था खुद से। ये बात स्पष्ट हो गई है, उससे इनडायरेक्टली ये बात कह दी है कि वो नहीं चाहता था कि नरेंद्र मोदी जी को वो इनवाइट करे। लेकिन कहीं ना कहीं बाकी के जो 6 कंट्रीज हैं G7 में से, उसका प्रेशर था, जिसकी वजह से उसको नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट करना पड़ा। तब जाकर उसने नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है, भारत को इनवाइट किया है G7 में। और बात करें अगर मार्क कार्नी की, तो बहुत सारे लोग उसको लेकर पॉजिटिव हैं, लेकिन वी आर नॉट एट ऑल पॉजिटिव अबाउट हिम। वो थोड़ा बहुत दिखावा कर सकता है, थोड़ा बहुत पॉलिश्ड या प्रोफेशनल हो सकता है जस्टिन ट्रूडो से थोड़ा ज्यादा, लेकिन ही इज अ लेफ्टी। उसकी भी सेम आइडियोलॉजी है जो जस्टिन ट्रूडो की है, और आगे भी हमने बताया कि उसको पपेट के तौर पर वहां पर बिठाया गया है। ही इज नथिंग मोर देन अ पपेट एज वी लुक एट इट। लेकिन नरेंद्र मोदी जी वहां पर जा रहे हैं उसको एक चांस देने के लिए, कनाडा को एक चांस देने के लिए। बाद में जो होगा वो पाकिस्तान वाला होगा। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के साथ कनेक्शंस ब्रेक कर दिए हैं पूरी तरह से, उसी तरह से कनाडा के साथ भी किए जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में खालिस्तान का जो एक प्रॉब्लम है वो वैसे का वैसा ही खड़ा है वहां पर कनाडा में। और नरेंद्र मोदी जी जो वहां पर पहुंचने वाले हैं उसके चलते खालिस्तानियों का एक बहुत ही बड़ा झुंड अलग अलग लोकेशंस पर इकट्ठा हो रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, किल मोदी पॉलिटिक्स का नारा लगा रहा है। यहाँ तक कि कई जगह पर पॉलिटिक्स बोला भी नहीं जा रहा है और नारेबाजी हो रही है, जैसे कि आप इन विजुअल्स में देख पा रहे हैं। तो ऑलरेडी वहां पर नरेंद्र मोदी जी के जाने का अपोज किया जा रहा है इन खालिस्तानियों के द्वारा, लेकिन उनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, उनको इस प्रोटेस्ट को खत्म नहीं किया जा रहा है, इसको तितर बितर नहीं किया जा रहा। तो इससे ये साफ पता चल रहा है कि भले ही मार्क कार्नी ये बोल रहा हो, मुंह से बोल रहा हो कि वो भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो एक्शंस हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। तो उसी के चलते हम ये बार बार कह रहे हैं कि मार्क कार्नी इज नथिंग मोर देन अ पपेट लाइक मोहम्मद यूनुस एंड ज़ेलेंस्की। तो ये भी वही सीन होने वाला है, बस थोड़ा प्रोफेशनल होगा, थोड़ा पॉलिश्ड होगा। तो उसके चलते कुछ लोग उस मोह माया में फंस सकते हैं, लेकिन हमने बैक स्टोरी उसकी पूरी स्टडी की है। तो उसके चलते हमको ये स्पष्ट है कि उसकी जो वाइफ है वो डायरेक्टली बिल एंड मलिंडा गेट फाउंडेशन से जुड़ी है, बिल गेट से जुड़ी हुई है, और मार्क कार्नी डायरेक्टली ट्रूडो के बैकिंग से ही वहां पर सत्ता में आया है, जबकि उसका कोई भी पॉलिटिकल बैकिंग, उसके पास कोई भी पॉलिटिकल सपोर्ट या उसकी कोई भी पॉलिटिकल इमेज कनाडा में दिसंबर के पहले तक नहीं थी। तो इसी के चलते हम सभी को स्पष्ट होना चाहिए कि मार्क कार्नी सिर्फ एक मुखौटा लगाकर नरेंद्र मोदी जी के सामने हंसते हुए इनवाइट उनको कर रहा है और वहां पर वेलकम करेगा, लेकिन हकीकत में वो पीठ में छुरा भोंक सकता है, ऐसा हम लोगों को लगता है। और ये जो खालिस्तानी है वहां पर, उन लोगों को और भी बढ़ावा दे सकता है, या फिर एटलीस्ट
उनको थोड़ा बहुत कंटेन करने की, वो दिखावा करने के लिए कंटेन करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्रैकडाउन्स नहीं होंगे। वही खालिस्तानी जो वहां पर ड्रग रैकेट चलाते हैं, वही खालिस्तानी जो वहां पर रूमिंग गैंग्स का पार्ट बने हुए हैं, वही खालिस्तानी जो वहां पर कई सारे अटैक्स में भी लिप्त पाए गए हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन्स नहीं होंगे, क्योंकि वही उनका वोट बैंक है। तो इसी के चलते हमको ये लगता है कि खालिस्तानी का जो मैटर है कनाडा में, वो वैसे का वैसा ही रहने वाला है। कैनेडियंस को बेसिकली सी बनाया गया है, उनको मूर्ख बनाया गया है जस्टिन ट्रूडो के द्वारा और डीप स्टेट के द्वारा, उनकी जो पार्टी है उसके द्वारा मार्क कार्नी को बिठाकर सडनली यूरोप से वहां पर लाकर सिर्फ एक मूर्ख बनाने का एक पूरा प्रयास किया गया है, जिसमें कैनेडियंस मूर्ख बन चुके हैं। हम नहीं बनेंगे, क्योंकि हमको बैक स्टोरी पता है और ये स्टोरी हमने आपके साथ भी शेयर की है। आप क्या सोचते हैं इन दोनों खबरों के बारे में, इजराइल ईरान और उसमें अब यूएसए की एंट्री, उसके बारे में, और ये जो पूरा खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है कनाडा में, और G7 समिट में नरेंद्र मोदी जी की जो विजिट है G7 समिट के लिए कनाडा में, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि चीजें कई सारी ऐसी हैं जो आपको ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं पर जानने को मिलेंगी, ना ही कहीं पर पॉडकास्ट में कलेक्टिवली जानने को मिलेंगी, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, देखते हैं और उनका एक पूरा निष्कर्ष निकालकर आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। इसीलिए हमने रोज वीडियोस बनाना कम कर दिया है, रादर हम लोग हर थोड़े थोड़े दिन में वीडियोस लाते हैं, ताकि आपको एक ओवरऑल व्यू प्रेजेंट कर पाए, ना कि सेपरेट इंफॉर्मेशन। वैसे ही हमारा चैनल डीमोनेटाइज है, तो डायरेक्टली आपके व्यूज से पैसा नहीं मिलता है। अगर आप हमारे QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट करेंगे तो उसी से हमारा ये चैनल चल पा रहा है। साथ ही में दूसरा ही भी एक चैनल है हमारा, इंडिया स्ट्राइक्स नेटवर्क, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर वहां पर भी हमको सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स, डिटेल इंफॉर्मेशन, अलग अलग जगहों से गैदर की हुई इंफॉर्मेशन किसी भी इवेंट पर जियो पॉलिटिक्स में मिल पाए। उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।